अगले दिन ईबो चिली से बहुत सारी किताबें लाने को कहा था। उसने अल्फ़ा के बारे में लिखा था। उसे पता है कुछ दिनों तक जान स्कूल नहीं आने वाला और वो जियांग मेंशन नहीं जा सकता क्योंकि यू ने मना किया था। तो वो कैंटीन पर बैठकर उन बुक्स को रीड करने लगता है जिसमें पहली बुक्स अल्फ़ारेट के बारे में थी। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं जहाँ यू ने जान को कहीं जाने नहीं दिया और ईबो बुक्स पढ़ने में निकाल देता है। शुआन और बीबी हॉस्पिटल में थे क्योंकि यहाँ सोंग जियांग प्रेग्नेंट है और दोनों उसका चेकअप कराने ले आए थे। दोनों डिलीवरी के बाद मैरिज का प्लान किए थे। शुआन जियांग के साथ ही था और बीबी बाहर बैठी थी। तभी वहाँ यांग आया। यांग को पता है बीबी हॉस्पिटल में ही मिलेगी क्योंकि इस टाइम बीबी जियांग के साथ ज़्यादा रह रही है, उसका केयर कर रही है। यांग को देखकर बीबी कहती है, यांग तुम यहाँ? तो यांग कहता है, प्लीज़ मुझे इग्नोर करना बंद करो। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने ओमेगा को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा मुझे इग्नोर करे, मुझसे दूर जाए। आई रियली लव यू। बीवी यांग को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी वजह से सब अब यांग की क्या हालत हो गई है। वो पूरा मेस दिख रहा था। आई एम श्योर वो ठीक से सोता नहीं होगा, ठीक से खाना नहीं खाता होगा। बीबी यांग के गले लगती है। आई एम सॉरी यांग, मेरी वजह से ये सब है, मुझे माफ़ कर दो। यांग उसके आंसू साफ करता है जो गाल से गिर रहा था। जियांग के चेकअप के बाद स्वान उसे घर ले आता है। वो बीबी और यांग को प्राइवेसी देना चाहता था, इसलिए बीबी यांग के साथ चली जाती है। मार्क या फेडेड कपल मैरिज कपल जैसे ही होते हैं, वो साथ में रह सकते हैं। यांग बीबी को अपने घर ले आता है। बीबी लिविंग एरिया पर काउच पर बैठी थी और यांग उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है। बीबी कॉफ़ी को ले लेती है और पीते हुए सोच रही थी, क्या मुझे यांग को बता देना चाहिए, पर मैं कैसे कहूँ। बीबी को खोया हुआ देखकर यांग बोला, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। बीबी यांग को देखती है, फिर से कहती है, यांग। यांग कहता है। उसका पूरा ध्यान कॉफ़ी पर ही था। बीबी कहती है, यांग क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? यांग कहता है, मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता हूँ। अब बीबी को रिग्रेट होता है, वो कब तक ये सब छिपाती आ रही। वो कहती है, तुम्हें याद है यांग, उस दिन जब हम पार्टी गए थे, मैं अजीब बिहेव कर रही थी, तुमने कहा था। यांग हाँ पर सिर हिलाता है। बीबी बोली, उस दिन मैं ड्रंक नहीं थी, उस दिन बहुत कुछ हुआ था। यहाँ से फ्लैशबैक की शुरुआत होती है जहाँ बीबी को वॉमिट फील होता है तो वो वॉशरूम की तरफ भागती है। यांग तो उसे ड्रिंक करने से मना कर रहा था, फिर भी बीबी ड्रिंक करती है। यहाँ वॉशरूम में कोई और भी मौजूद था जो कि बीबी को देख रही थी। बीबी उसे देखकर डर जाती है। वो स्लेडियन बहुत डरावनी दिख रही थी। तभी वॉशरूम में कोई और भी आती है जिसे देखकर स्लेडियन छिप जाती है। वो लड़की बीबी को डरी हुई देखकर उससे पूछती है, जिस पर बीबी कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ लड़की के पीछे ही देख रही थी। उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए वो लड़की मुड़ती है जहाँ स्लेडियन खड़ी थी। स्लेडियन उसको पकड़कर उसकी आत्मा को सोख लेती है और उसकी स्किन को भी ले लेती है। ये सब होते हुए बीबी देख रही थी। वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। वो चाहती थी कि कहीं से यांग उसके पास आ जाए। अब बीबी को टेंशन होने लगी कि कहीं मर्डर का इल्ज़ाम उस पर ना लगे। बीबी कहती है, क्या ये जिंदा है? तो स्लेडियम कहती है, डोंट वरी, ये मर चुकी है, वो भी हार्ट अटैक से। अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी। बीबी कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ उसकी बातें सुनती है। तभी यांग की आवाज़ें आती है। वो वॉशरूम के बाहर बीबी को ही बुला रहा था और बार बार यही रिपीट कर रहा था, क्या तुम ठीक हो? स्लेडियन स्मक करती है और कहती है, ओह तो ये तुम्हारा अल्फ़ा है। बीबी अब घबराते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे अल्फ़ा को कुछ मत करना।
स्लेडन कहती है, तो ठीक है, तुम्हारे अल्फ़ा को मैं कुछ नहीं करूँगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक काम करना होगा। तो बीबी पूछती है, कौन सा काम? स्लेडियन मिरर से खुद को देखती है, फिर वह अपने हाथों और पैरों को सब कुछ देखती है और सब कुछ वैसा का वैसा था। तो वो बीबी को की तरफ देखते हुए कहती है, ये ह्यूमन स्किन बेकार होती है, जल्दी सड़ जाती हैं, मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, बस एक बार वो ओमेगा मिल जाए तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस ओमेगा को लाकर मुझे दे दो। बीबी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछती है, क्या मतलब? स्लेडन कहती है, मतलब कि मेरे लिए उस ओमेगा को ढूंढो। फिर वह अपने हाथ की दोबारा देखते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ, इस लड़की का स्किन जल्दी डैमेज नहीं हो रहा, लगता है काफ़ी केयर करती थी, पर इसे काम नहीं चलेगा, ये अभी भी कुछ दिनों तक में ख़राब हो जाएगा, उससे पहले ही ओमेगा को ढूंढना होगा। तो बीबी पूछती है, कौन सा ओमेगा? फिर स्लेडियन उस ओमेगा के बारे में बताती है, लेकिन वो दिखता कैसा है ये नहीं बताया। फिर से दरवाजे पर नॉक होता है, तब तक में स्लेडियन वहाँ से गायब हो जाती है। यांग तो बहुत बार नॉक करता है क्योंकि वो लेडीज़ बाथरूम था इसलिए अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बीबी के रिस्पांस नहीं मिलने पर वो दरवाजे को और ज़ोर से मारने लगता है। जल्दी से बीबी दरवाजे को खोल दी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांग दरवाजे को ही तोड़ देता। यांग जल्दी से बीबी को गले लगा लेता है। तब से ही स्लेडियन बीबी को परेशान करने लगी, उसे ब्लैकमेल करने लगी, कभी कभी खुद बीबी बनकर यांग के पास जाती जिससे बीबी डर कर उसकी सारी बातें माने। यहाँ पर फ्लैशबैक समाप्त होता है। यांग बीबी से कहता है, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बीबी कहती है, मैं डर गई थी। यांग पूछता है, क्या तुम्हें उस ओमेगा के बारे में पता है? तो बीबी कहती है, नहीं अभी तक नहीं। यांग कहता है, ऐसा मत करो, वो ओमेगा बहुत इनोसेंट है। तो बीबी पूछती है, क्या तुम्हें पता है? यांग कहता है, हाँ। बीबी कहती है, मैं नहीं चाहती, पर वो मेरे अल्फ़ा को नुकसान पहुंचाएगी और मैं अपने अल्फ़ा को खोना नहीं चाहती। तो यांग कहता है, मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसको इतना बोल देना कि वो ओमेगा नहीं मिला, बाकी सब मैं देख लूँगा। बीबी कहती है, ठीक है, लेकिन तुम उस ओमेगा के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुमने उससे मिले हो? क्या तुमने उसे देखा है? यांग अपने वर्क रूम में से एक बुक लेके आया, उसे बीबी को देते हुए कहता है, इसे मैंने लिखा है, इसे पढ़ना, तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यांग ने कुछ डॉक्यूमेंट भी लिया था जो उसने बुक के साथ ही ले आया था। वो उसे बीबी को देते हुए कहता है, अगर तभी वो तुम्हारे बातों पर विश्वास ना करे तो उसे ये दिखा देना। बीबी यहाँ पर सर हिलाती है और वो डॉक्यूमेंट्स को भी लेती है। फिर वह यांग को किस करती है। किस ब्रेक होने पर यांग बीबी के फोरहेड पर किस करता है। बीबी मुस्कुराई और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। बीबी को जाते हुए देखकर यांग सोचता है, वो कितना प्रेशियस है कि उसे खुद नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ हमेशा की तरह ईवो जान के पीछे भाग रहा था और जान उसे भाव नहीं दे रहा था, उसे इग्नोर कर आगे आगे चला जा रहा था। जल्दी से ईवो ने जान का हाथ पकड़ लिया उसे रोकने के लिए, तो जान ने उसका हाथ झटक दिया। इरिटेट होते हुए बोला, क्या है, तुम्हें कितनी बार बोलूं मुझसे दूर रहो। जान की यह बात ईवो के दिल पर लग जाती है। वो हर्ट फील कर रहा था। जान ऐसे ही कुछ ना कुछ ईवो को बोलता रहा और ईवो को बुरा भी लगता, फिर भी वो सब भूलकर जान के पीछे फिर से पड़ जाता। ईवो देखता है वो वहीं खड़ा है और जान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। तभी वहाँ लूसी आती है। ईवो को पता नहीं चला कि कोई उसके बगल में भी आकर खड़ा है। वो तो सिर्फ वही देख रहा था जहाँ से अभी अभी जान गया। तो लूसी कहती है, क्यों उसके पीछे पड़े हो ईवो, वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देता। अब सीधे पॉइंट पर आती हूँ, उसे मेरे लिए छोड़ दो, वो मुझे पसंद है। ईवो अपना फिस्ट बंद कर लिया। वो कहता है,
क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरा अल्फ़ा है और मैं उसका ओमेगा हूँ, और मैं अपना अल्फ़ा किसी को शेयर नहीं कर सकता, और सिर्फ मैं ही उसका ओमेगा रहूँगा। लूसी स्मक करते हुए कहती है, ओमेगा, वो तो तुम्हें भूल चुका है ईवो। क्या तुम्हें रिजेक्शन के बारे में नहीं पता ईवो? तो ईवो धीरे से कहता है, नहीं। लूसी कहती है, ओह सो सैड, मैं बताती हूँ। जब कोई ओमेगा अपने अल्फ़ा को रिजेक्ट कर देता है तो अल्फ़ा उसे भूल जाता है, और तुमने भी तो जान को रिजेक्ट कर चुके हो। मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम जैसा ओमेगा अपने अल्फ़ा को रिजेक्ट कैसे कर सकता है, जबकि अल्फ़ा कितना हैंडसम और सेक्सी है। खैर, अब जान मेरा हुआ, क्योंकि वो तो अब तुम्हें भूल चुका है। इतना कहे लूसी वहाँ से चली जाती है। ईवो सोचता है, हाँ ये सच है, मुझे रिजेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। वो वांग मेंशन आता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। फिर वो बुक्स को देखने लगता है जो जिली ने लाकर दिया था। उसे एक बुक मिली जिसमें बड़े शब्दों में रिजेक्शन लिखा था। ईवो का हाथ कांपने लगा। उसने अपने कांपते हुए हाथ से ही उस बुक को खोला। 2-3 पेज पढ़ने के बाद चौथे पेज पर वही लिखा था जो लूसी ने बोला था, वो भी हाईलाइट के साथ। अब ईवो के हाथ से वो बुक गिर जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को अपने मुंह पर और टाइट कर देता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी आवाज़ें सुने या उसकी आवाज़ें नीचे तक जाए।